इस टाइम पे जॉब मिलनी मुश्किल है। जब हंग्री जैक्स की थी, मैंने महीने भर की थी और उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैनेजर की वजह से उसने बहुत परेशान किया मुझे। 24 डेज तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैंने करीब करीब 200 प्लस रिज्यूमे मैंने बांट दिए थे। 4 महीने में मेरा अभी $50 का रेंट, $100 का रेंट बढ़ गया। एमबीए में पीआर नहीं देते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक उत्कर्ष भाई टू जॉइन अस। तब आप कैसे हो? सबसे पहले तो आज का हाँ, दिन कैसा रहा? आज का दिन तो काफी सही रहा, लेकिन आज मैं काम पे था। लेकिन ज्यादातर काम पे छुट्टी हो जाती है बारिश की वजह से, तो सही था। ऑल गुड। आप बस जॉब जॉब कहाँ कर रहे हो? मैं कभी कभार जाता हूँ कार वॉश पे, जब कभी बहुत नीड होती है। वरना मैं ज्यादातर उबर प्रेफर करता हूँ। जैसे हम्म। कभी मन नहीं होता है उबर करने का तो मैं कार वॉश पे चला जाता हूँ, वरना मैं हम्म। उबर करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो भाई आप इंडिया में बेसिकली कहाँ से हो? मैं इंडिया में हूँ, उत्तर प्रदेश से, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। पीलीभीत, हाँ जी हाँ जी। तो पीलीभीत से सिर्फ तो मैंने पीलीभीत से इतने नहीं देखे हैं यहाँ पे। नहीं, पीलीभीत से मैं तो बहुत कम आते हैं। मैं बेसिकली यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पे रहता हूँ। मझोला खटीमा जगह पड़ती है, अच्छा। मैं तो वहाँ रहता हूँ। आपका वहां से ऑस्ट्रेलिया आने का कैसे, लाइक थोड़ा बताओ हमें कि कैसे आए, कैसा रहा, क्या सीन हुआ? बस ज्यादातर तो यही रहता है कि पीयर प्रेशर, लोगों को देख के हमारा भी मन करता है जाने का। तो ऐसे ही मेरा भी मन बन गया था। मेरा 12th के बाद ही बन गया था मन, लेकिन फिर उस वजह से मैं गया नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना खुद को उस काबिल नहीं समझता था कि मैं बाहर जाके सरवाइव कर पाऊँ। फिर मैंने हम्म। खुद को 4 साल दिए थोड़ा देखने समझने का दुनिया को। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं हाँ इतना मैच्योर हो गया हूँ कि मैं अकेले सरवाइव कर सकता हूँ बाहर, और बिना फैमिली फ्रेंड के साथ के बिना उनके मैं खुद को सरवाइव कर लूँगा। तो मैंने फिर प्लान किया ऑस्ट्रेलिया आने का। और मैंने हम्म। एमबीए इसलिए चूज़ किया कि एमबीए एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है और उसकी वेटेज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों में इक्वल है। तो अगर मेरा हम्म। इन फ्यूचर वापस इंडिया आने का प्लान बना तो मैं इंडिया में भी एक अच्छी जॉब कर सकता हूँ। नहीं, सही बात है भाई। तो लाइक आपने इंडिया से करी है बैचलर ऑफ फार्मेसी, हाँ, उसके बाद अभी आप कौन एग्जैक्टली एमबीए कौन सी कर रहे हो, कुछ लाइक मैं एमबीए करता हूँ पर्टिकुलर? हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट में। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं सही था आपको, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने इंडिया से नर्सिंग की थी, यहाँ मैं आया, मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन लिया। उसके बाद मैंने भी एमबीए में ही एडमिशन लिया था, हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट। मैंने लिया था भाई कैपलन बिजनेस स्कूल है, वहां पे लिया था एडमिशन। मैंने 6 महीने पढ़ा था वो, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसी है एमबीए, कैसा है वो सारा सीन। तो आपने कैसे प्रोसेस वगैरह कैसे होता है इसका, थोड़ा एमबीए का बताओ, अगर कोई इंडिया से हमें देख रहा है या जानना चाहता हो किसी ने, कोई कौन कौन कर सकता है, क्या प्रोसेस रही आपकी, क्या आप सजेस्ट करो कैसे करना चाहिए? एमबीए अगर इंडिया में करना हो तो बैकग्राउंड ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कि बंदा कुछ भी ग्रेजुएशन में कर ले फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आने के लिए एक कोर्स रेलिवेंसी होती है, बिना उसके वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा बैकग्राउंड मेडिकल का था, तो हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट एमबीए में एडमिशन मिलना इजी हो गया। अगर मैं दूसरी साइड जाता, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस या फिर मार्केटिंग एचआर, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती मुझे। हो सकता था वीज़ा ना नहीं आता। जैसे मेरे टाइम पे एकदम से ऐसा हो गया था, स्ट्रिक्टनेस बहुत बढ़ गई थी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की। तो मैंने एमबीए हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट चूज़ किया। मैंने इसीलिए एमबीए हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट चूज़ किया कि कोर्स रेलिवेंसी के साथ मैच भी करता, और आफ्टर कोविड जैसे और सेक्टर्स में बहुत सारी लोगों की जॉब्स चली गई। तो हम्म। हेल्थ सर्विस जो कि एक एवरग्रीन कोर्स है, तो हम्म। मैंने फिर पूरा अपना फोकस हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट में दे दिया। भाई इसमें बैंड स्कोर रिक्वायरमेंट क्या होती है जनरली? अगर हम आइल्स की बात करें तो 6.5 रहती है एक बेसिक कॉलेज में, और अगर हम टारगेट करें मोनाश और डीकन तो वो 7 ईच की रिक्वायरमेंट होती है। और पीटीई में
67, 68 ऐसा रहता है। 65 होता है पीटीई का, और मैंने पीटीई की थी और उसमें मेरा स्कोर 67 था, तो मुझे इजीली एडमिशन मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई आप एक्चुअली, मैं जो हमें देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, तो हुआ क्या कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था तो मैंने आपकी इंस्टाग्राम आप जा मैं कहूँगा आप बहुत लाइक दोज आर रियली इन्फॉर्मेशन कि आपकी लाइफ कैसी होती है, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्या क्या करना पड़ता है। एक मैंने जो आपकी सबसे पहले देखी थी वो थी, उसमें आप ये कहते हो कि ऑस्ट्रेलिया आना है, फीस निकालनी है, क्या क्या काम करना पड़ता है। मैं उसके लिए देखो सबसे पहले तो आपको ये थैंक यू कहूंगा कि आप जो रियलिटी है वो दिखा रहे हो। आजकल सोशल मीडिया का भाई ये हिसाब भी है कि जो है वो दिखाता नहीं है कोई, जो रियलिटी है। हाँ ये है कि मैंने गाड़ी ले ली है, गाड़ी दिखा रहा हूँ, मैंने आईफोन ले लिया, मैं आईफोन दिखा रहा हूँ। पर कोई ये नहीं दिखाता कि मैं यहाँ जॉब क्या कर रहा हूँ, किस टाइम जॉब कर रहा हूँ, किस टाइम नहीं। तो भाई थोड़ा आपका जॉब का एक्सपीरियंस बताओ, ऑस्ट्रेलिया में कैसा रहा, कैसे जॉब मिली, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कहाँ कहाँ जॉब कैसे कैसे किया। मैं 2 जून को ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुआ था, और 2 जून से नेक्स्ट 24 डेज तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैंने करीब करीब 200 प्लस रिज्यूमे मैंने बांट दिए थे। पैदल मैं बहुत घूमा हूँ यहाँ पे, करीब अब 5, 6, 10, 20 किलोमीटर तो के बाद तो मैंने गिनती करना छोड़ दिया। पहले मैं ये सब काउंट भी करता था, डेली के स्टेप्स ये सब। हम्म, फिर हम्म, जॉब नहीं मिली, फिर मैंने अपने एजेंट को फ़ोन लगाया कि मुझे यहाँ तो भिजवा दिया है आपने, तो अब जॉब का भी करवाओ। तो उन्होंने अपने रेफरेंस से एक दो जगह पता किया, तो एक हम्म, कार वॉश पे उन्होंने मुझे लगवाया। हम्म, वहाँ पे उस टाइम पे तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन तब भी मुझे 3 ही दिन शिफ्ट मिलती थी, फ्राइडे सैटरडे संडे। और दो हम्म, 3 महीने तक वही 3 ही दिन की शिफ्ट रही, उसी से मैं अपना खाना पीना रेंट निकालता था। फिर जब हम्म, मेरा एलियन नंबर आया, तब मैंने ऊबर स्टार्ट करी। मैंने पहले स्कूटर लिया था रेंट पे, जिसका हम्म, मुझे जाता था $110 वीक का। हम्म, उससे मैंने डोरडैश शुरू की थी। फिर धीरे धीरे मैं ऊबर पे आया। ऊबर का अकाउंट खुलने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि उस नए नए में स्टार्टिंग में मेलबर्न में ऊबर अकाउंट नहीं बन रहा था नए बच्चों का। फिर हम्म, जब ऊबर स्टार्ट हुई, तो जब स्कूटर का मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, फिर मैंने कार ली। लेकिन मेरी जॉब मैंने बीच में 2-3 जॉब स्विच की, क्योंकि उसकी टाइमिंग सही नहीं थी। कहीं बिल्कुल रात को थी, तो स्कूटर से आना जाना थोड़ा अनसेफ टाइप का था। और हम्म, मैंने हंग्री जैक्स की थी, मैंने महीने भर की थी और उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैनेजर की वजह से उसने बहुत परेशान किया मुझे। एक लिमिटेड टाइम में जितना बंदा कर सकता है वो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था। और स्टार्टिंग में जो पे रेट बोला था, उस पे रेट से भी वो बहुत कम पे कर रहे थे। तो फिर मैंने प्लान किया, मैंने तब सारी जॉबें छोड़ के अब मैं सिर्फ अभी ऊबर कर रहा हूँ, और अभी मेरे एग्ज़ाम्स खत्म होने वाले हैं। तो हम्म। उसके बाद शायद फुल वर्किंग राइट्स के बाद शायद कुछ और अच्छी जॉब मिल जाए। आप उत्कर्ष भाई, आप जून में आए, जून में कौन से साल में की बात है ये, इस साल या पिछले इसी साल की? साल, इसी साल 4 महीने इसी पहले। साल की, ओके ओके ओके। हाँ तो अभी अगर कोई इंडिया से देख रहा है, जैसे मैं कुछ दिनों से मैं कनाडा की वीडियोस देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होगे कि भाई जॉब का बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ। कनाडा का ये सीन है। ऑस्ट्रेलिया में आपका एक्सपीरियंस क्या है कि अभी फिलहाल मेलबर्न में क्या स्थिति है? इस टाइम पे जॉब मिलनी मुश्किल है। जब मैं आया था तो उस टाइम पे तो मैंने स्टार्टिंग के 20 दिनों में मैंने लोगों से कहा कि मुझे फ्री में रख लो, मैं 1-2 दिन फ्री में आके काम कर लूंगा। कोई बात हाँ। नहीं, हम्म, मिनिमम वेज 5, 10, 15 कुछ भी दे दो, मैं फ्री में भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ। उस टाइम पे तो ऐसा था कि बहुत क्वाइट चल रहा था, तो हम्म, कहीं पे भी जॉब नहीं लग रही थी। फिर जैसे तैसे कार वॉश से मैंने स्टार्ट किया, और इस टाइम पे भी ज़्यादा ओपन नहीं है। कहीं कहीं जगह है जिसका अगर रेफरेंस है, कोई बहुत अच्छा जानने पहचानने वाला है, तो उसके लिए वेल एंड गुड है। लेकिन जिसका कोई नहीं है यहाँ पे, तो उसके लिए बहुत दिक्कत है इस टाइम पे। आई कैन अंडरस्टैंड भाई। अब जब मैं आया था शुरू में, मेरे को भी, जबकि मैं एज ए नर्स जॉब ढूंढ रहा था, मेरे पास रजिस्ट्रेशन था, फिर भी वो लोग कहते थे कि आप ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। मैं उनको ये कह रहा हूँ भाई तुम मेरे को फ्री में रख लो, मैं तुम्हारी जॉब कर दूंगा, तुम मेरे को एक्सपीरियंस बोल दे देना। पर वो ये कि शुरू में तो मेरे को लगता है कि थोड़ा टफ होता है सभी के लिए। मैंने ऐसे ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जो जिनको पहले 2 महीने जॉब नहीं मिली थी, शुरू में वो आए थे, फिर उनको जॉब मिलती है। या चलो आजकल जो मुझे लगता है एक अच्छी चीज है, ये जो डोर डैश कहो या आप उबर ईट्स कहो,
तो ये आपका अच्छा, मैं कहूंगा कि आई थिंक आपके लिए स्टैंड आपको दे देता है थोड़ा कि आप यू कैन सर्वाइव ऑन इट। तो भाई आगे आप जैसे आए थोड़ा, मैंने आपकी जैसे हंग्री जैक्स में वीडियो देखी थी, हंग्री जैक्स में क्या क्या काम होता है और कितनी देर की शिफ्ट्स थी, थोड़ा उसके ऊपर बताओ। आप सबसे पहले तो भाई आपने अप्लाई कैसे किया उसको? हंगरी जैक्स भी मुझे रेफरेंस से मिली थी, मेरे एक दोस्त ने। उसने कहा उसके पास एक जॉब थी टीएफएन की, तो उसने कहा कि मैं तो अब वहां जा नहीं पाऊंगा, और रात के 2 बजे की जॉब है, मतलब 9:30 बजे से 2 बजे की। तो मेरे पास स्कूटर या कार तो है नहीं, तो तू चाहे तू कर ले। तो मेरे पास टाइम पे स्कूटर हुआ करता था, तो मैं स्कूटर से जाता था। मुझे 2 दिन शिफ्ट मिलती थी, संडे की और वेंसडे की। तो वहाँ पे क्लीनिंग रहती थी। स्टार्टिंग में मुझे ग्लास क्लीन करने थे सारे विंडोज के। फिर ये सब एक उनका पूरा चार्ट रहता है, हमें इतने मिनट में ये सारी चीज़ें करनी होती है। फिर ग्लास क्लीन करना होता है स्टार्टिंग में। फिर बाहर जितनी चेयर्स होती है उन सबको क्लीन करना होता है, उन सबको उठा के सब अंदर लाना पड़ता है। टेबल सब क्लीन करनी होती है, फिर अंदर की सारी टेबल्स क्लीन करनी होती है। फिर डस्टबिन जितने होते हैं उन सबको क्लीन करना पड़ता है, उनके प्लास्टिक बैग्स चेंज करने होते हैं। फिर उन सब के बाद हमें टॉयलेट साफ करना होता है। फिर अंदर बर्नर साफ करने होते हैं, पूरा फर्श जितना हंगरी जैक्स का फर्श है वो पूरा क्लीन करना होता है। और ड्राइव थ्रू होता है, उसको पूरा स्क्रब करना पड़ता है। फिर जितने आसपास जितने भी गंदगी पड़ी होती है हंगरी जैक्स की रेंज में, उन सबको उठाना पड़ता है। ये सब एक गिवन टाइम होता है, उस टाइम तक हमें करना पड़ता है, फिर वरना मैनेजर, आपको पता ही वैसे है। अगर अगर कोई जैसे पहली बार आता है, हंग्री जैक्स कह लो, सबवे कह लो, मैकडी कह लो, इसमें जॉब कैसे अप्लाई करना बेस्ट रहता है? अगर वही बात, अगर रेफरेंस है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंटरव्यू भी नहीं होता, सीधा ज्वाइनिंग हो जाती है। और अगर हम्म रेफरेंस नहीं है तो ऑनलाइन एक रिज्यूमे उनके पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई होता है, उनके करियर पेज पे। वहाँ पे हम्म हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद वो रिज्यूम देख के कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर हम्म एक गिवन टाइम पे सब लोगों को बुला के इंटरव्यू 1 बाय 1 होता है। हम्म फिर जो उन्हें सही लगता है वो उन्हें ऐड कर लेते हैं अपने टीम मेंबर में। 2 तरीके की होते हैं, एक होता है क्रू मेंबर और एक होता है क्लीनर। तो उन्हें जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है वो उस टाइप पे ऐड। ओके ओके। एक तो चलो जॉब का तो अपना ये सीन हो जाता है, एक आता है यार जो मुझे लग रहा है आजकल थोड़ा टफ है, वो एकोमोडेशन का भी टफ हो रहा है। आपका एकोमोडेशन में कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? मेरा 4 महीने में मेरा अभी $50 का रेंट, $100 का रेंट बढ़ गया है। स्टार्टिंग में मैंने $600 इंक्लूडिंग बिल पे अकोमोडेशन ली थी डैंडीनोंग में। हम्म मेरे नोन थे जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया था, उन्होंने मुझे रूम दिलवाया। तो हम्म $600 था इंक्लूडिंग बिल। तो धीरे धीरे जहाँ से मेरे लैंडलॉर्ड ने, जहाँ पे लीज पे लिया था घर, तो उन लोगों ने धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ाते गए, फिर एकदम से फिर मेरा भी प्राइस बढ़ गया। पहले तो 600 650 इंक्लूडिंग बिल में मिल जाता था, लेकिन अब 750 पर मंथ में के नीचे कहीं नहीं मिलेगा इंक्लूडिंग बिल। हम्म। और मैं ये भी देखा है भाई कि थोड़ा एकोमोडेशन आजकल मिलनी भी मुश्किल हो रही है, जो मैंने नोट किया है। आपने क्या, आप मेलबर्न में कैसा सीन है आजकल, अगर कोई अकोमोडेशन इस टाइम पे तो मुश्किल है, लेकिन मिल जाएगी आसानी से, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे $50 और $100 पर मंथ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हम्म मिल जाएगी। अकोमोडेशन ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका है फेसबुक मार्केट प्लेस या फिर हाँ गमट्री। हाँ जी हाँ उसमें जी। आसानी से मिल जाती है, लेकिन आजकल प्राइस बहुत बढ़े हुए हैं। 100 से 150 200 तक भी लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और कहीं कहीं पे तो विदाउट बिल 750 800 ये हम्म। जाता है। नहीं सही बात है, यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है भाई। आजकल रेट थोड़ा वही बात है, जो रह रहे हैं उनकी लीज का प्राइस ज्यादा है, वो रेंट थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी फेडरेशन है राइट? हाँ, फेडरेशन यूनिवर्सिटी, और आप पोस्ट डिस्पर यूनिवर्सिटी होता से है 8 में। कितनी दूर रह रहे हो अभी? मैं मैं अपने कॉलेज से रहता हूँ 30 किलोमीटर दूर। तो कितना टाइम लगता है भाई जाने में? यहाँ पे मेरे घर के पास से 7 साढ़े 7 बजे बस निकलती है, वो मुझे स्टेशन छोड़ती है। फिर स्टेशन से करीब 1 घंटा लगता है। फिर मैं हम्म सदर्न क्रॉस स्टेशन, वहाँ से मुझे ट्रेन मिलती है, वो
छोड़ देती है। मेरा पूरा टाइम 1.5 घंटे के आसपास लग जाता है, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। तो अच्छा, जो सिटी की तरफ जाते हो आप? हाँ, मैं सिटी जाता हूँ। यार डैंडीनोंग से मैं शुरू में मेलबर्न ही आया था, मैं डैंडीनोंग आया हुआ हूँ। डैंडीनोंग से तो सिटी काफी दूर है यार। बहुत दूर है, 30 किलोमीटर के आसपास है, हाँ 27 हाँ तकरीबन। भाई, काफी दूर है, याद है मुझे। मैं आपके डैंडीनोंग में एक अपना जूस कॉर्नर है अफगानिस्तान वालों का, है एक आगा जूस डैनियल वाला। में अफगानी रहते हैं ज्यादातर। हाँ मैं वहां पे काफी आया था। डैंडीनोंग के उसमें भी आया हूँ भाई मैं, आपका शायद संडे को मार्केट लगता है एक। हाँ। हाँ वहां पे भी आया था मैं, जब एक्चुअली मैं वहाँ 3 एक महीने रहा था शुरू में जब आया था ऑस्ट्रेलिया। तो डैंडिनोंग काफी लाइक था कि खाने पीने के लिए अच्छी जगह थी। मैं डीकन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उस टाइम पे, बर्वुड कैंपस। तो सिटी तो यार काफी लाइक, हाँ कहूंगा भाई, दूर पड़ती है। सिटी सिटी की जितना पास रहेंगे अकोमोडेशन प्राइस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। हाँ नहीं, आप ये बात तो सही कह रहे हैं। तो आपका और जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी में, वहाँ की लाइफ कैसी है? कितने दिन जाते हो, कैसा है, कितने बच्चे हैं आपके, लाइक कहाँ कहाँ से हैं आपके क्लास में, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? मेरी क्लास में ज्यादातर बच्चे पंजाब के हैं, और लगभग लगभग एटीएमसी में सभी इंडियन क्राउड पड़ता है, हम्म। और थोड़े बहुत पाकिस्तान से हैं और बांग्लादेश के हैं, और उतने ही नेपाल के भी हैं। मेरी क्लास में करीब 23 to 25 बच्चे हैं, जिसमें सारे के सारे जिसमें से 20 इंडियन है, और बाकी पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश के हैं। मेरी क्लास में इतने ही बच्चे हैं। और पूरे कॉलेज, अब मेरी क्लास वेंसडे, ट्यूसडे और वेंसडे को 2 दिन लगती है, हम्म। और 2 टीचर पढ़ाते हैं हमें। अच्छा, तो कोई ऑजी नहीं है? तो अभी हाँ मेरे साथ भी ऐसे होता है भाई। मैं जब पढ़ रहा था 90% इमिग्रेंट्स ही थे। मेरे वाले में चलो थोड़ा ऐसा था कि कोई चाइना से था, कोई मेरे को वहां पे ब्रिटिश का ये लाइक साउथ अमेरिका से भी थे मेरे साथ जो पढ़ रहे थे। पर अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तो लोग देखो होते ही है। एटीएमसी में लगभग लगभग पूरा एशियन है, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली एंड बांग्लादेशी, बस। हाँ हाँ, नहीं नेपाली भी काफी है। मैं बांग्लादेश के तो इतने लोग नहीं देखे मैंने, इतने लाइक इंटरेक्शन नहीं हुई। पर हाँ नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया के तो मोस्टली काफी स्टेट्स से हैं, जिसमें पंजाब में कहूँगा सबसे ज्यादा नंबर। तो आप भाई यहाँ, आपका एक्सपीरियंस में आपको कभी लाइक घर का कभी मिस करते हो? घर को मैं एक दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं घर को मिस नहीं करता। जब भी मैं खुद खाना बनाता हूँ तो हाँ घर की याद आती है, मैं काम पे आता हूँ तो घर की याद आती है, वापस हाँ। आता हूँ तो घर की याद आती है, बस। घर की अभी तक कोई ऐसा दिन नहीं आया है जिस दिन मैंने घर को मिस ना किया हो, क्योंकि मैं हम्म। यहाँ पे इस टाइम पे पूरा अकेला हूँ। मेरा इस टाइम पे मेरे जो दोस्त रहते हैं वो टारनेट और ट्रिगनीना साइड रहते हैं, और हम्म। मैं डैनीडोंग में मैं यहाँ पे अकेले ही रहता हूँ, तो आप तो फिर फिर टेक्निकली हम देखें तो आप बिल्कुल उनके अपोजिट रहते हो। पूरा ऑपोजिट है। पहले मुझे सिटी जाना पड़ेगा, फिर सिटी से वी लाइन पकड़ के टारनेट जाना पड़ेगा, करीब हाँ 2 ढाई घंटा लग जाता है। हाँ यार, ये तो सीन होता है कि अगर आप तो रहते हो, तो जब जैसे जब जॉब नहीं करते हो उस टाइम पे फिर टाइम पास कैसे होता है भाई? टाइम पास के लिए या नेटफ्लिक्स देख लिया या फिर उबर कर ली हाँ। वरना तो बस पड़े रहो, या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इन खाली टाइम में पढ़ाई करता हूँ, कि जो हम्म, करने आया हूँ एटलीस्ट वही कर लूँ, सही बात क्योंकि है भाई। खाली खाली टाइम में खुद को इंगेज रखना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना होम सिकनेस आपको खा जाएगी अंदर से। हाँ, कब मैं भी जब आया शुरू में ऐसा लगता था कि यार क्यों आ गया, क्या क्या पाया यहाँ पर आकर शुरू में। लेकिन ऐसा होता है, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं भाई। जैसे अभी आप जून में आए हो तो कुछ ही महीने हुए आपके आए हुए। शुरू में सबके साथ ऐसा होता है, आपको लग रहा होगा कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया। कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ये थॉट प्रोसेस चल रही होती है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। पर जैसे मेरे को 4 साल हो गए हैं यहाँ पे, 4 साल बाद अब मैं सोचूं, जो मेरे पहले शुरू के पहले 3 महीने थे और अब की जो सिचुएशन है, फार बेटर हो जाती है। आप, मैं कहूंगा कि आप और स्ट्रांग हो जाते हो, आपके और दोस्त बनने लग जाते हैं, आसपास दोस्त बन जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हो, काफी कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस भी काफी हो जाता है आपको। तो इट बिकम्स मोर इजी। और थोड़ा थोड़ा टाइम बाद ये है ना, एक मैं कहूँ तो सबसे अच्छी बात ये आजकल ये है कि चलो वी आर लकी कि हमें वीडियो कॉल का जरिया है जिससे हम घर पे बात कर सकते हैं।
अब मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो यहाँ 15 साल पहले आए थे, वो जो अपने टेल्स्ट्रा के बूथ नहीं होते, वो कहते भाई हम उसमें खड़े होके फोन पे बात कर रहे होते थे, साथ में रो भी रहे हैं, बारिश भी हो रही है, ठंड भी है, तो अपन फिर भी काफी अच्छी सिचुएशन में है भाई। मेलबर्न मौसम का तो कैसा? वेदर ही ऐसा रहता है। हाँ, वही मैं आपसे वही पूछने वाला था, आप हुडी पहन, आप मौसम कैसा है? इस टाइम पे बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज, और मौसम बहुत ठंडा हो गया है यहाँ पे। मैं अभी टी शर्ट में बैठा था, फिर हाँ। एकदम से बारिश होने लगी और टेम्परेचर बिल्कुल गिर गया, ठंड पड़ गई है बिल्कुल। मैंने रजाई सब निकाल ली। यहाँ पे कभी भी मौसम, मेलबर्न का मौसम ऐसा है, कभी भी बदल जाता है। सुबह हम्म। धूप हो रही थी बहुत तेज, फिर एकदम से बादल आ गए, 5 मिनट के लिए बादल आए, फिर से हम्म। धूप हो गई, फिर बादल आ गए, फिर बारिश होने लग गई, फिर शाम हम्म। को थोड़ी सी धूप खिली, फिर अभी फिर बारिश हो गई। जब मैं था मेलबर्न में, आधे से ज्यादा टाइम ऐसा लगता है जैसे शावर चल रहे होते थे। यहाँ मैं पे यार, यही। मतलब छतरी तो हाथ में रहनी ही रहनी है। मैं हमेशा अपने बैग में एक छतरी कैरी करता हूँ। हाँ, ये जब जैसे मैं शुरू में आता था ना, तो शुरू में आया था तो लाइक इन्फॉर्मेशन तो चलो उस टाइम पे कम थी, इतनी नहीं थी, इतनी लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जो वीडियोस नहीं बनाते थे। तो उसमें वो मेरे को, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई आपकी बैग में एक आपके पास वो अम्ब्रेला होनी चाहिए, एक टी शर्ट होनी चाहिए और एक हुडी होनी चाहिए। मेलबर्न का वेदर है, कुछ नहीं पता कब गर्मी हो जाए तो आपको हुडी निकाल के टी शर्ट पहननी होगी, कब सर्दी हो जाए तो आपको हुडी पहननी होगी। ये है ये भाई थोड़ा। आप ये और बताओ, आपके जो आप ये कोर्स कर रहे हो, आपके जो लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनसे मिले, किसी से इंटरेक्शन हुई? लास्ट ईयर के मेरे कोर्स में बहुत कम लोग होते हैं जो एमबीए कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एमबीए में पीआर नहीं देते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो हम्म। मेरे सीनियर बैच है, जो लास्ट सेमेस्टर का बैच है, उसमें शायद कोई बच्चा नहीं है। और जो मेरे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उसमें सिर्फ 3 से 4 हैं। अच्छा। उन सबका बैकग्राउंड मेडिकल का है, तो वो लोग अपना जो इंडियन कोर्स है उसका एग्ज़ाम देके, ऑस्ट्रेलियन एग्ज़ाम देके, जैसे मेरा फार्मेसी का है, तो मैं हम्म। इंडिया में तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, तो मुझे कैप्स एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो हम्म। वैसे ही मेरे जो सीनियर्स हैं, कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, तो वो एग्ज़ाम देंगे। और हम्म। मतलब एमबीए से वो पीआर नहीं ले सकते, तो वो अपना जो इंडियन बैकग्राउंड है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपने क्या सोचा है फिर, आप फ्यूचर में क्या आप इसको पूरा करोगे, बीच में कुछ और करोगे, या क्या आपका क्या प्लान है आगे भाई? मुझे 2 साल स्टूडेंट वीज़ा के और 3 साल वर्क वीज़ा के यहाँ पे लगाने हैं। उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं वापस इंडिया जाऊँगा, लेकिन हो सकता है 3 साल बाद मेरा माइंड भी चेंज हो जाए। तो हो जाता है लोगों का। आप। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरा यही माइंडसेट है कि मैं अपना एमबीए यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। यहाँ पे अच्छी जॉब और एक्सपीरियंस लेके मैं वापस इंडिया जाऊँगा और अपना बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट करूँगा, अपना फार्मास्यूटिकल। ओके ओके, चलो ये भी यार, लाइक मैं कहूँ तो मैंने काफी लोग देखे हैं जो काफी सालों से हैं, तो उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई हम शुरू में आए, सेम विचार होते हैं सबके कि कुछ साल यहाँ रह गए, वापस जाएंगे, और वो वापस गए ही नहीं, यहीं रह गए हैं। होता है, क्या हाँ पता मेरा भी हो जाए, क्या हाँ। पता ना भी हो, इसलिए बिल्कुल। हो भी नहीं सकता बिल्कुल। है। तो और जो कैप्स के बारे में थोड़ा बताओ, इफ यू हैव एनी आइडिया कि क्या सीन होता है भाई कैप्स का? जैसे इंडिया में होता है, फार्मासिस्ट बनने के लिए हमें बी फार्म या डी फार्म करना पड़ता है। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में अगर हमें फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो हमें कैप्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि जिसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबल हो जाते हैं फार्मासिस्ट बनने के लिए, और हम फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें प्राइस लाइन फार्मा या केमिस्ट वेयर हाउस में आसानी से जॉब लग जाती है। और ये एग्ज़ाम होता है, $4,000 या $4,500 इसकी फ़ीस होती है, और मोर देन 50% हमें स्कोर करना पड़ता है। इंडिया में एक एग्ज़ाम होता है जीपैट, जो कि फार्मासिस्ट, जो कि एम फार्म करने के लिए कंपलसरी होता है। तो वैसा ही हम्म। उससे थोड़ा सा लिटिल बिट हाई एग्ज़ाम होता है, कैप्स। तो वो हमें ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए नेसेसरी है। बिना उसके हम फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। सॉरी भाई, वो थोड़ा कनेक्शन का इशू। आप कह रहे थे इंडिया में एग्जाम होता है, जी जीपैट समथिंग?
जीपैट एग्जाम होता है जो कि एक एम फार्म करने के लिए होता है, वैसे ही मतलब उस लेवल का एग्जाम होता है। कैप्स हम्म, एग्जाम होता है, वो हमें ऑस्ट्रेलिया में देना पड़ता है, जिसकी फीस अराउंड 4,000 से $4,500 होती है, जिसकी एक बकायदा क्लासेस लगती हैं। तो वैसा ही एग्जाम होता है। तो भाई ये बताओ कि जैसे हम इंडिया से, जैसे मैं भी आया था शुरू में, आते हो, जॉब साथ में कर रहे हो आप अपनी स्टडी साथ में कर रहे हो, और घर का काम भी आप सब खुद करना पड़ता है। तो यार उसके बाद कभी ऐसा लगता है कि लाइक थक जाता है, तो उसमें उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है? कभी कभार ऐसा लगा कि किसी दिन ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ कि आपको यूं लगा अरे यार क्यों आ गया? मैं मेरे साथ कई बार होता था, जैसे रात को लेट नाइट आ रहे हैं, कभी ट्रैम या ट्रेन जिसमें जाना है वो निकल गई है, फिर बैठे हैं, फिर सोच रहे हैं कि लाइक कभी कभार ऐसा भी होता है कि उबर में इतने लगे, उबर नहीं करें तो ट्रेन इतनी देर में आएगी, आप 2 घंटे बैठे हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्या क्या पता वो लास्ट ही ट्रेन हो। मैंने सुना है कभी कभार हम इतनी दूर चले जाते हैं कि वो लास्ट ही ट्रेन होती है, फिर देखा आगे कैसे कैसे पहुंचते हैं। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो भाई? उबर में रहता है मेरा। जब मैं कभी कभी उबर करते हुए घर से बहुत दूर चला जाता हूँ और वहाँ पे जब डिलीवरीज नहीं आती है, तब लगता है कि इतनी दूर में आ गया, इतना मेरा तेल वेस्ट हो गया, अब इसके बाद मैं घंटे भर से खाली खड़ा हूँ। हाँ। कभी कभी जब मैं नया था यहाँ पे, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी बस लेने में। मुझे पता नहीं रहता था, और ज़्यादातर सैटरडे संडे, जब बसेस की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, बसेस की, ट्रेन की, तो एक एक दो दो घंटा हमें स्टेशन पे ही बैठना पड़ता है, चाहे वो 9 बज जाए, 10 बज जाए रात के। तो हम्म। 1 घंटे में एक या 2 घंटे में एक ट्रेन होती है, तब बहुत ऐसा लगता है कि क्यों आ गए यहाँ पे। और उबर टैक्सी भी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ही अवॉइड करते हैं टैक्सीज लेना। सही बात कह रहे हो, आई एग्री ऑन इट। तो चलो, नहीं भाई मैं ऐसे बताऊं तो मैं आपकी जैसे वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे लगा कि लाइक यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, जो और लोगों से काफी अलग कर रहे हो। जो सबसे पहले तो जो बात की थी हमने कि रियलिटी दिखा रहे हो आप। हम्म। हाँ, नहीं मैं कहूंगा कि और टाइम निकालना इस चीज के लिए भी, ये भी भाई बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, वरना आदमी बिजी हो जाता है इन चीजों में, तो टाइम निकल। टाइम मैनेज करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है। अगर हमने टाइम मैनेजमेंट करना यहाँ पे सीख लिया, तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ यही होती है, टाइम मैनेजमेंट करना। कुछ ऐसा है भाई जो आप इंडिया से सीख के आए और आपके यहाँ काम आया हो? मैंने यहाँ आने से 2 हफ्ते पहले कुकिंग करना सीखा था, तो मैं अच्छा। एटलीस्ट अपना खाना बना लेता हूँ खुद। और मैंने जो सीखा है, मैंने इंडिया में मेरी प्रिंटिंग प्रेस थी, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग का इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो उस लाइन में मुझे ज़्यादातर जॉब नहीं मिल पाई। तो मैंने ज़्यादातर कुकिंग ही की है, जो मैं बस इंडिया से मैंने कुकिंग ही सीखी थी, और कंप्यूटर का काम किया था मैंने। लेकिन यहाँ पे उस टाइप की जॉब मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो इस टाइम पे वैसे भी रिसेशन चल रहा है, तो कोई अपनी जॉब ना स्विच करने का रिस्क ले रहा है, और ना ही चेंज कर रहा है, और ना ही छोड़ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो जॉब कोई खाली भी नहीं हो रही है, तो मैं जिसमें अप्लाई कर पाऊँ। हम्म। मैंने लिंक्डइन, सीक, इंडीड में, मैंने हर जगह अलग अलग टाइप के रिज्यूमे, हर सेक्टर के, जैसे रिटेल का हो गया, फार्मासिस्ट का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, रिसेप्शनिस्ट, तो हम्म। हर टाइप के मैंने रिज्यूमे पोस्ट किए, अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस डाले, कुछ फेक कुछ रियल। लेकिन इस टाइम पे रिसेशन की वजह से और बिना रेफरेंस के जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो भाई लास्ट में हम कंक्लूड करते हुए मैं, कि आप अगर कोई आप मैसेज देना चाहो आने वाले हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, कुछ बताना चाहो आपकी तरफ से, यू कैन शेयर इट। मैं बस यही कहूँगा कि यहाँ पे आना है तो मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग होके आना है। स्टार्टिंग में बस यही लगेगा कि क्यों आ गए यहाँ पे, वापस इंडिया ही बेस्ट है, फिर हमें यहाँ आके इंडिया से हमें ऑस्ट्रेलिया बेस्ट लगता है, और यहाँ से हमें इंडिया अच्छा लगता है। तो बस अपना एक फ्यूचर प्लान अच्छे से सेट करके यहाँ पे आना है, और उसी हिसाब से हमें काम करना है। पैसों के चक्कर में अपना करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है।
मेन चीज़ यही होती है कि लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े-बड़े कोर्स लेके आते हैं, आईटी लेके आते हैं, एमबीए लेके आते हैं, अकाउंटिंग लेके आते हैं, लेकिन पीआर के चक्कर में या फीस के चक्कर में वेल्डिंग, कारपेंटरी, कुकरी इन सब में चले जाते हैं। तो अपने गाँव में तो कह के आते हैं कि ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे आके वेल्डिंग, कारपेंटरी ये सब करते हैं। ये सब कोर्स बुरे नहीं हैं, इसमें पैसा भी बहुत है, लेकिन अब एक होती है मन की शांति कि इंसान करने क्या आया है और पीआर के लिए क्या कर रहा है। तो जिन लोगों को करियर बनाना है तो उन्हें अपने कोर्स पे बिल्कुल फोकस्ड रहना है, और जिसको सिर्फ पीआर लेनी है, बस यहाँ बसना है, तो वो सही उनके बात। लिए सब ठीक है। ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। सबसे लास्ट में ये कहूंगा भाई, थैंक यू उत्कर्ष, आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। आई एम प्रीटी श्योर ये काफी लोगों को काम आने वाला है। तो चलो दोस्तों, यहाँ इस पॉडकास्ट को हम यहाँ समाप्त करते हैं।